सर, पिछले दिनों हमारे चैनल से बात करते हुए ईश्वर खंडरे ने बताया कि सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर भगवंत कुबा जी को उन्होंने बेरोजगार बताया है कि आपको कुछ काम नहीं है, इसीलिए वो आप उनके पीछे पड़ गए हैं। मेरे को बेरोजगार कहा। बीदर से 75 साल में यदि अगर कोई एमपी केंद्र में मंत्री बना तो वो भगवंत कुबा। ईश्वर खंडरे जी ने बेरोजगार बताता है तो उनका कितना निकम्मा सोच और घमंडी सोच स्पष्ट दर्शाता है। लोगों का खून चूसते रहे और लोगों से झटका खाते रहे, उनको मुबारक रहने। अगर क्या राजशेखर पाटिल को टिकट मिलता तो आपका उनका टकराव होगा सर? आपने महात्मा गांधी शुगर मिल के घोटाले की जो आपने आवाज़ उठाई है, क्या इसको लेकर सर वो मतलब आप पर पलटवार कर रहे हैं? आज वही भाई को फिर डीसीसी बैंक का चेयरमैन बनाने का ये मकसद क्या हो सकती है? 400 करोड़ डुबाना और इस बैंक को भी डुबाना। तो ईश्वर खंडरे ने एक और आरोप भी लगाया आप पर कि आपने और आपके भाई ने जो है ब्रिम्स हॉस्पिटल में डी ग्रुप की नियुक्तियों पर घोटाला किया है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है सर? मेरे भाई लोग काम करके कमाने वाले लोग हैं और ईश्वर दूसरों से डरा के करा के छीन के खाने वाले लोग हैं। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां पूरी है और बीदर की बात करें तो यहाँ पर भी आपकी तैयारियां पूरी है। आम लोगों से, आम आवाम से आप क्या कहना चाहेंगे केपी न्यूज़ के माध्यम से? भगवंत कुबा जी जो 2014 से बीदर के सांसद है। पहली मर्तबा में भगवंत कुबा जी ने एक्स चीफ मिनिस्टर कर्नाटका धर्म सिंह को हराया था। दूसरी मर्तबा इन्होंने कर्नाटका के वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस के ईश्वर खंडरे को ही हराया था। अब तीसरी मर्तबा अब ये ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास अभी तक कोई चेहरा नहीं है चुनाव के लिए। ऐसा भी कहा जा रहा है सर कि राजशेखर पाटिल जो है टिकट पूछ रहे हैं एमपी का कांग्रेस का। अगर क्या राजशेखर पाटिल को टिकट मिलता तो आपका उनका टकराव होगा सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने कांग्रेस का उम्मीदवार रहेगा। चाहे कांग्रेस का आंतरिक पार्टी का जो विषय है वो किसी को भी कैंडिडेट बने, भारतीय जनता पार्टी सक्षम से समर्थ होकर सके उनको पूर्ण प्रमाण से गिराने का प्रयास करेगी और समर्थ रहेगी भारतीय जनता पार्टी। सर, पिछले दिनों हमारे चैनल से बात करते हुए ईश्वर खंडरे ने बताया कि सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर भगवंत कुबा जी को उन्होंने बेरोजगार बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि आपको कुछ काम नहीं है, इसीलिए वो आप उनके पीछे पड़ गए हैं। बीदर से 75 साल में यदि अगर कोई एमपी केंद्र में मंत्री बना तो वो भगवंत कुबा बना और केंद्र मंत्री को ईश्वर खंडरे जी ने बेरोजगार बताता है तो उनका कितना निकम्मा सोच और घमंडी सोच स्पष्ट दर्शाता है। और कांग्रेस का संस्कृति जो है जनप्रतिनिधि बनना, भ्रष्टाचार करना, पैसा कमाना, शायद उनको वो रोजगार मिलती होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति में आना और जनता की और देश की सेवा करना, ये हमें कभी रोजगार मिलती है हमें कभी सोचता नहीं। और ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बीच की सोच की ये अंतर है। इसी के लिए मेरे को बेरोजगार कहा और भले ही अच्छा रहे वो रोजगारी कमाते रहे, लोगों का खून चूसते रहे और लोगों से झटका खाते रहे, उनको मुबारक रहने दो। सर, ऐसी बयानबाजी की वजह क्या हो सकती है सर? आपने महात्मा गांधी शुगर मिल के घोटाले की जो आपने आवाज़ उठाई है, क्या इसको लेकर सर वो मतलब आप पर पलटवार कर रहे हैं? देखिए, 60 साल से उनके घर में राजनीति है, लगातार राजनीति कर रहे हैं। कई घोटाले के कारण भी उन्होंने 400 करोड़ रुपया कर्ज लेकर के आज एनपीए हो गया और डीसीसी बैंक के अभी चेयरमैन बनाने का उनका भाई को उनका जो षड्यंत्र चल रहा है। और ईश्वर खंडरे एक बार हमारा मीटिंग के अंदर मैंने पूछा था कि वो लोन के बारे में आपने क्या कहा, तो वो भाई को और मेरे को कोई लेना देना नहीं ऐसा स्पष्ट कहा था। आज स्वयं ईश्वर खंडरे लीड लेकर के भाई को, जो पिछले दिन कोई लेना देना नहीं था, आज वही भाई को फिर डीसीसी बैंक का चेयरमैन बनाने का ये मकसद क्या हो सकती है? 400 करोड़ डुबाना और इस बैंक को भी डुबाना। इसी के लिए और मेरा दायित्व है, मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ और उनका उजागर करना मेरा दायित्व है और मैं उजागर करते रहूँगा। भले वो मेरे ऊपर कितना ही आरोप करे, ये कितना ही गाले गलौज दे,
उससे कोई लेना देना नहीं मुझे, मैं ज़रूर करते रहूँगा। सर, ईश्वर खंडरे ने एक और आरोप भी लगाया आप पर कि आपने और आपके भाई ने जो है ब्रिम्स हॉस्पिटल में डी ग्रुप की नियुक्तियों पर घोटाला किया है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है सर? देखिए, मैं ये भी स्पष्ट कर चुका हूँ, मेरा भाई लोग काम करके कमाने वाले लोग हैं और ईश्वर दूसरों से डरा के करा के छीन के खाने वाले लोग हैं और कोई नैतिकता नहीं रहता है, ये मैंने कह दिया और उसके जवाब कुछ नहीं आया उनका। सर, इस बार अभी जो चुनाव होंगे सर बीदर में सर, खास तौर से आपका जो मुद्दा होगा सर डेवलपमेंट, किस तरह का डेवलपमेंट इन 10 सालों में आपने किया है सर बीदर में, और आपके जो है 2 सीट और बढ़ गए हैं सर बीदर में बीजेपी के, तो इससे क्या लाभ मिलेगा सर आपको? क्योंकि कांग्रेस भी सर 2 मंत्री है उनके बीदर डिस्ट्रिक्ट में, वो कह रहे हैं कि हम इस बार एमपी चुनाव जीतेंगे। ये किसान का बेटा होते हुए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के नाते से पार्टी ने मुझे मौका दिया, 2 बार यहाँ की संसद बनाई जनता के आशीर्वाद से, और नरेंद्र मोदी जी अपना मंत्रिमंडल में मुझे पिछला 2.25 साल से मंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया और 9.5 साल में जितना देश के अंदर सभी क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है वो प्रगति का प्रतिरूप बीदर लोकसभा क्षेत्र के अंदर की आपको देखने को मिलेगा। और ये आम जनता ये सारे चीज़ों से वाकिफ़ है और खुद आपस में जनता बात करती है कि आज तक स्वतंत्र भारत के अंदर कोई एमपी इतना डेवलपमेंट का काम किया नहीं है और इतना लोगों के साथ मिलजुल के रहा नहीं है और लोगों का बीच में रहने वाला एकमात्र एमपी है तो वो भगवंत खुबाई वो दिखाया है। इतना ही नहीं, और मैं लगातार मेरा लोकसभा क्षेत्र के अंदर मेरे प्रवास के दौरान लोगों का समस्याओं को समाधान करने का भी प्रयास मैं करते रहता हूँ। तो इसी मुद्दे के ऊपर फिर भारतीय जनता पार्टी और आज जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री जी को, तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी जीत 100% है और एक कांग्रेस की स्पर्धा कहीं दूर दूर तक भी नहीं लगती है। बिल्कुल सर, देखिए बहुत बड़ी बात आपने कही कि 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां पूरी है और बीदर की बात करें तो यहाँ पर भी आपकी तैयारियां पूरी है। आम लोगों से, आम आवाम से आप क्या कहना चाहेंगे केपी न्यूज़ के माध्यम से? मैं आम जनता को पिछला 9.5 साल में देश के अंदर की विकास और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में मैंने मेरा लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो विकास किया है, लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला करके सुख दुख में मैंने रहा है। विशेष करके कोरोना महामारी का संदर्भ में कई जनप्रतिनिधि बीदर जिले के बेंगलुरु में थे, लेकिन मैं हर हॉस्पिटल में मरीजों के साथ, डॉक्टरों के साथ, हेल्थ वर्करों के साथ लगातार हिम्मत देने के बाद और उनका समस्या को समाधान करने के बाद लगातार उनके साथ में मैंने रहा था। इसके साथ में लगातार मेरा प्रवास मेरा लोकसभा क्षेत्र में अंदर होते रहती है। तो इसी कारण मैं आम जनता से फिर से एक बार आपको मैं विनती करता हूँ, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को और मेरे को आपका आशीर्वाद प्रचंड बहुमत से जीता के देने का मैं आपसे विनती करता हूँ। जय हिंद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। केपी न्यूज़ की टीम की तरफ से भी बहुत बहुत बधाइयाँ, आपको अग्रिम बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और अब आने वाले वक्त का इंतजार है क्योंकि आने वाला वक्त ही तकदीर और तस्वीर दोनों साफ करेगा और इसी इंतजार को लेकर हर एक अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे सहयोगी कृष्णा के साथ मैं आयुषी विजयवर्गीय, सहयोगी असलम के साथ केपी न्यूज़।